आइए लेके चलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 2। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 3 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई के पिछले सैंपल पेपर में देखा था, इससे निकल कर आया हुआ थ्योरेटिकल क्वेश्चन 3 नंबर का आराम से हो जाता है। हलवा मजाक मजाक चैप्टर है, आराम से सारी चीजें हो जाती हैं। अभी हाँ देखो जरा, लेकिन उसमें अकाउंटेंसी का नहीं है। आइए देखें आपकी स्क्रीन पर। अ, हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और उसको मीनिंगफुल वे में इंटरप्रेट करते हैं इंटरेस्टेड यूजर्स के लिए। वही एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर आप मोटे मोटे तौर पर डेफिनेशन देखें तो क्या दिख रहा है आपको? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। इसी की बात कर रहे हैं। मतलब आपने एनालाइज करा उसको, उसके बाद इकोनॉमिक डिसीजंस क्या, ग्रो करें, डाइवर्सिफाई करें, एक्सपेंड करें, बंद कर दें, किसी को प्रमोट करें, किसी को डिमोट करें, वो सारी चीजें इसी के अंदर डिसाइड होती हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। बाकी सारे बहुत भयंकर भयंकर जो ऑथर्स हैं या बड़े बड़े विद्वान हैं, उनकी डेफिनेशन दे रखी है। दैट हैज नथिंग टू डू विद अस। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे ना, तो जैसे लॉ या कुछ और, जैसे कंपनी लॉ हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, ये सब पढ़ेंगे तो देखना, अगर आपने किसी बंदे को कोट किया है, किसी का नाम जैसे मायर बोल दिया, कैनेडियन म्यूलर बोल दिया, तो डेफिनेशन का वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। जैसे अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, अकॉर्डिंग टू दिस, तो एक एक शब्द सेम होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप एक एक शब्द सेम नहीं लिख सकते हैं, तो किसी को कोड मत करिए, लिख लीजिए मैनेजमेंट मीन दिस, फाइनेंशियल एनालिसिस मीन दिस, यू वोंट लूज मार्क। लेकिन अगर आप किसी को कोड कर रहे हैं तो उसका एक एक शब्द बिल्कुल सेम और मैच होना चाहिए। इसीलिए ट्वेल्थ में बहुत पहले, करीब करीब 15 साल 20 साल पहले, डेफिनेशन कोड करने का चलन था, लेकिन वो खत्म हो चुका है। वैसा कुछ नहीं होता। वट यू हैव टू डू, सिंपली, अगर डेफिनेशन डेफिनेशन तो अकाउंटिंग में खैर आने वाली नहीं होती है, बट अगर बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिफाइन या विच इज नॉट डिफाइनिंग, आपको कंटेंट मालूम होना चाहिए। आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ली, उसको एनालाइज करा और उसको इंटरप्रिटेशन कर दिया मीनिंगफुल वे में, सो दैट यू कैन टेक इकोनॉमिक डिसीजंस। और छोड़ो आगे चले अगले पेज पे जरा। टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, उन्हें देखिए जरा यहाँ पर। तो जब हम बात करते हैं टूल्स, तो टूल्स नंबर 1, कंपेरेटिव कंपेरेटिव स्टेटमेंट। कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। कंपेरेटिव बैलेंस शीट भी होती है और कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी होता है। नंबर 2 आपके पास आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ये 2 तरह के होते हैं। एक बैलेंस शीट होती है, फिर दोबारा से इनकम स्टेटमेंट की फॉर्म होता है। ये अगला चैप्टर है, दिस इज नेक्स्ट चैप्टर, उसको हम करेंगे अगले वाले को। आप में से कुछ लोगों ने कॉमन साइज कंपेरेटिव ऑलरेडी कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो तीसरा जो होता है उसको कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस होता है नंबर 4। अगला होता है रेशो एनालिसिस। नंबर 5 होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन। ये 2 तरह से बनता है। ए बनता है कैश, एक बनता है ए वर्किंग कैपिटल बेसिस पर बनता है, और बी जो है वो बनता है कैश बेसिस पर। अब जो वर्किंग कैपिटल बेसिस पर बनता है उसको कहते हैं हम लोग फंड्स फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो कैश बेसिस पर बनता है उसे कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जरा ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में है, ये वाला आपके सिलेबस में। ये आपको कहाँ दिखेगा? ये आपको सेकंड बुक में दिखेगा। सेकंड बुक में, जो कि कौन सी है, रेड वाली किताब है, रेड बुक में दिखेगा, सेकंड बुक में। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर के बाद जो तीसरा चैप्टर है वो उसमें दिखेगा आपको। ये वाला परसेंटेजेस आपके सिलेबस में नहीं है। ट्रेंड एनालिसिस आपके सिलेबस में, ट्रेंड परसेंटेजेस है, ट्रेंड एनालिसिस नहीं है सिलेबस में। रेशो एनालिसिस जो है ये आपको कौन सी बुक में दिखेगा?
थर्ड बुक में दिखेगा। पांचवा, ये वर्किंग कैपिटल, ये फंड्स फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, ये कैश बेसिस वाला ये आपको दिखेगा। ये भी कौन से बुक में दिखेगा आपको? थर्ड बुक में दिखेगा। हमारे सिलेबस के अंदर आगे जो करना है हमें, ये वाला पार्ट करना है, ये कि आराम से होने वाला पार्ट होता है, एक ही क्लास में खत्म हो जाता है। इसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है सिर्फ आपको। फिर रहता है ये वाला और ये वाला पार्ट, दोनों। अभी मैंने आपको चैप्टर 1 अच्छे से कराया, तो 2 भी बहुत अच्छे से कराऊंगा। और जब हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बेस पर ये वाला पार्ट करते हैं, या फिर हम करते हैं रेशियो एनालिसिस या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको सारी चीजें डेप्थ में लॉजिक के साथ समझ में आएंगी। जनरली स्कूल्स में क्या होता है, या बाकी टीचर्स का ट्रेंड क्या होता है, ये रेशियो से शुरू कर दिया, कैश फ्लो से शुरू कर दिया, ये चैप्टर 1 बिल्कुल नहीं पढ़ाया। कई लोग तो क्या करते हैं, भाई पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट आपने पढ़ा ना, कितनी सारी चीजें हमने देखा था चैप्टर 1 में, पार्टनरशिप की हम रिकॉल कर पा रहे थे, कंपनी अकाउंट की रिकॉल कर पा रहे थे। लेकिन वो क्या करते हैं, सीधा स्टार्ट ही किससे करते हैं, थर्ड बुक से शुरू करते हैं, विच इज अ रॉन्ग डिसीजन। मतलब ना आपको पार्टनरशिप आती ना आपको कंपनी आती है, लेकिन आप एनालिसिस ऑफ कंपनी कर रहे होते हैं। तो चलो वो बोलते हैं कि प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट क्या बनना, प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बने लोगों के, है ना। लेकिन चलो ठीक है, जो भी है अपनी अपनी स्ट्रेटेजी स्कूल स्पेसिफिक होती है। आगे बढ़ते हैं आगे सिलेबस में। तो इनमें से एक, दो, तीन और चार चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट है। और ये वाला अगले चैप्टर में आएगा, या उससे अगले में आएगा, या उससे अगले में आएगा। कुल मिलाकर हमारी जो ग्रीन बुक होती है ना, उसमें 5 चैप्टर होते थे। चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। चैप्टर 2 जो हम पढ़ रहे हैं अभी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। चैप्टर 3 कॉमन सेंस कंपैरेटिव। चैप्टर 4 रेशो, और पांचवा चैप्टर होता था कैश फ्लो का, बस। आपका जो प्रोजेक्ट होगा, पहले उसमें रिटर्न टेस्ट हुआ करता था, रिटर्न टेस्ट। इस साल रिटर्न टेस्ट नहीं है, इस साल 12 नंबर की फाइल है, 8 नंबर का वाइवा है। 12 नंबर की फाइल और 8 नंबर का वाइवा। देर इज नो रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट हटा दिया। 12 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, फाइल के। और आप अपने टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन में रहिए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, वो फीलिंग रखिए, और शायद आपके नंबर पूरे जाएंगे। अगर आपकी ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आती है एक्सटर्नल, लेकिन होता है इंटरनल के हाथ में सब कुछ। इंटरनल ने बोला ये मेरा बच्चा नगीना है, सोना है, डायमंड है, कोहिनूर है, एक्सटर्नल कुछ नहीं कर पाएगी। एक्सटर्नल चाहे तो टीचर बोले नहीं ये सबसे खराब बच्चा ये, जैसे एक बार मैं प्रैक्टिकल लेने के लिए गया, अब इस बार क्या, पिछली बार ही गया था, इधर बुलंदशहर की तरफ के कुछ स्कूल थे। टीचर कहते ये बच्चा बिल्कुल नकारा, ये वो बच्चा खेत से उठ के आया था सीधा सीधा। रूरल एरिया का स्कूल था, बच्चा खेत से उठ के आया था, कपड़ों में भी मिट्टी शिट्टी ऐसी लगी हुई थी। मैं क्या हुआ भाई, कैसी देर हो गई, कह रहा जी वो पानी वानी लगा रहे थे, मैंने रोक लिया, अब लेट हो गए। क्वेश्चन पूछे, बच्चे ने टनाटन जवाब दिए भाई। ठीक है जी, मैंने कहा तू, अरे सर 100 ला के दिखाऊंगा। मैंने कहा तू 100 ला के दिखाएगा तो मेरी तरफ से भी ले पूरे। टीचर बोले जी गलत बात कर रहे हो जी आप, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ 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 हाँ, इट हैपेंस इट हैपेंस। तो होता ना बच्चा, और बच्चा अपना एटीट्यूड में रहने वाला लड़का, अपना एटीट्यूड में रहने वाला। ठीक है, बट आई ऑनर्ड हिज एटीट्यूड एंड दैट वाज अ जेन्युइन एटीट्यूड, जो आप लोगों में नहीं दिखता, वो एटीट्यूड था उस बच्चे के अंदर। मैं दिखाऊंगा मैसेज, जब उसके नंबर आया मुझे दिखाया, उसने नंबर मुझे मैसेज भेजा, कह रहा सर देखिए मेरे 100 आ गए हैं। तो ऐसी भी कहानियां होती हैं कि अपनी फॉल्सिफाई ईगो में आप पढ़कर टीचर कहता है कि नहीं इसके तो हम नंबर कटवाएंगे। वो कंडीशन आपके नहीं होने चाहिए अपने स्कूल के अंदर, वो इक्वेशंस नहीं, वो इक्वेशन लाइफ में किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। भाई जहां आपको कुछ मिलना हो आपको हाथ ऐसे करने पड़ेंगे, ऐसे करके तो झपटा जाता है, चीजों को लूटा जाता है। चलो ज्ञान किनारे कर लेते हैं, काम की बात करते हैं। सो हैव अ गुड रिलेशनशिप, कॉर्डियल रिलेशनशिप विद योर टीचर्स। इसलिए नहीं कि आपको नंबर चाहिए, नंबर तो आशीर्वाद में आपको मिल ही जाएंगे। एंड वी शुड बी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीबडी हु इज टीचिंग एंड हेल्पिंग यू आउट। चलो ज्ञान खत्म करते हैं, यहाँ की बात पे आ जाते हैं। अब देखिए, हम पढ़ेंगे कि कंटेंट के अंदर आगे, ये मैंने आपको बता दिया, कंपैरेटिव कॉमन साइज रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह के फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं, उनके टाइप्स। आइए एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस कौन करता है, आउटसाइडर्स करते हैं। जनरली बाहर वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में अपॉइंट कर रखे होते हैं, एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होते हैं वो आपकी कंपनी का क्या करते हैं, ऑडिटिंग करते हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस वो लोग करते हैं। या फिर मान लीजिए, अच्छा कोई 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 बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ता है, आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई पढ़ता है बिजनेस न्यूज़पेपर, कौन सा वाला पढ़ते हो? मिंट मिंट पढ़ते होंगे ना। मिंट बिजनेस न्यूज़पेपर है क्या? अबे है।
हिंदुस्तान टाइम्स वालों का मिंट है बिजनेस, मिंट एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स ने उसके साथ कोलैबोरेशन कर रखा है। हिंदुस्तान टाइम्स का मिंट होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का इकोनॉमिक टाइम्स होता है। ऐसी ऐसी इंडियन एक्सप्रेस का फाइनेंशियल एक्सप्रेस है। ऐसी हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका हिंदू बिजनेस लाइन है। तो हर न्यूज़पेपर के बिजनेस न्यूज़पेपर भी होते हैं, एक बिजनेस स्टैंडर्ड भी है। तो मान लो इकोनॉमिक टाइम्स की कोई जर्नलिस्ट है और आप सीमेंट इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर है, ठीक है, प्रणय सीमेंट के नाम से, बिल्कुल दुनिया में डंका बजता है, साउथ अफ्रीका तक में उनके प्लांट चल रहे हैं। तो प्रणय सीमेंट के नाम से है और इंडिया में मेजर प्लेयर है। बताओगे ना सीमेंट में कौन है मेजर ब्रांड यहाँ पर आज की डेट में? हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक के जो बैग की कीमत जो होती है औरों से 10-20-50 रुपए ज्यादा होती है। अल्ट्राटेक उससे नीचे, उससे नीचे अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक। अरे बांगोरोंग सट्टा नहीं, वो छोड़ दो तुम, काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर क्या करते हैं, एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं, प्रोग्रेस ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन लास्ट डेकेड, या पोस्ट कोरोना प्री कोरोना ऐसे करके लिखते हैं वो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और बाकी सारे सीमेंट प्लेयर की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लेंगे, कंपेयर करेंगे और आर्टिकल छाप देंगे और चार्ट बना के दिखाएंगे कि ऐसे ग्रो कर रहा है, ऐसे डाउन कर रहा है। वो एक्सटर्नल एनालिसिस होता है। बाहर वाले लोग आपके पब्लिश्ड अकाउंट्स को, पब्लिश्ड अकाउंट कौन से होते हैं, जो आपने पब्लिश करके अपने वेबसाइट पे डाल दिए। मैंने दिखाया था ना डाबर इंडिया का, डाउनलोड करके दिखा था, ऐसे पब्लिश अकाउंट कहते हैं। एवरीबडी कैन हैव एन एक्सेस टू दोज अकाउंट्स, कुछ छुपा नहीं है, फुल डिस्क्लोजर है। वो एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, पब्लिश अकाउंट कौन कौन से हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, डायरेक्टर का ऑडिटर की रिपोर्ट है। इनके बेस पर वो उठाते हैं और इनके बेस पे क्या करते हैं, वो आगे की कहानी लेके चलते हैं, ठीक है जी। अब जरा देखें कि जो हमारा इंटरनल एनालिसिस जो था वो कौन करता है, भाई बताइए जरा, इंटरनल एनालिसिस क्या चीज होगी, बोलिए। हाँ, हाँ, इंटरनल एनालिसिस जो हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट कर रखे, जो हमारे सैलरीड पे लोग हैं या हमारे पास कंसल्टेंट हैं, वो लोग हमारा ऑडिट करते हैं। और ऑडिट करने के बाद फिर बोलते हैं कि अपनी तरफ से जब सब कुछ ठीक हो जाता है, बोलते हैं जरा बुला लो भाई बाहर वाले को, जिसको बुलाना दिखा दो। इंटरनल इंटरनल एनालिसिस वो लोग करते हैं, ठीक है जी। इनके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। यही वो लोग होते हैं जो अकाउंटिंग के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग, ये सब इन्हीं के हाथ में होता है। दोनों तरह के होते हैं ना। इंटरनल ऑडिटर देखो, आपके अकाउंट्स को कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, तो आपने क्या कर दिया, अपने यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर करके रख लिया। भाई अगर वहां बाहर वाले ऑडिटर ने क्वेश्चन मार्क लगा ले, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आप समझिएगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की क्या वैल्यू होती है। आई जस्ट टेल यू वेरी सिंपल, एक छोटी सी लेकिन सच्ची कहानी। आपने सुना होगा कभी, आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना, टाटा बिड़ला, टाटा बिड़ला, और एक और नाम होता था डालमिया, टाटा बिल, हाँ एक और नाम होता डालमिया तो बहुत, और एक और नाम होता था मोदी, मोदीपुर वाला मोदी, क्या नाम, मोदी नगर वालों का मोदी। हाँ वही मोदी मिल वाले, जो भी समझ ले। लेकिन बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में चार नाम होते, टाटा बिड़ला डालमिया और ये मोदी। डालमिया जी को तो नेहरू जी ने बर्बाद कर दिया था, रह गए आपके मोदी, इनको बर्बाद किया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। हाँ, नीरव मोदी वाला नहीं, दूसरा है, नीरव मोदी तो नाम है दूसरा। ललित मोदी थे ना आईपीएल का ब्रांड एम्बेसडर, उसके परिवार। अरे नहीं है भाई, अलग चीज है वो, मोदी नगर वालों का मोदी समझ लीजिए। तो इन्होंने क्या करा, एक टर्म होती है अकाउंटिंग के अंदर, ऑडिटिंग के अंदर, क्वालिफाइंग रिपोर्ट। रिपोर्ट को क्वालिफाई करना, क्वालिफाई का मतलब होता है रिपोर्ट विच इज फुल ऑफ ऑब्जेक्शंस फ्रॉम एक्सटर्नल ऑडिटर। तो ये एक्सटर्नल ऑडिटर थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो यहाँ सुंदर नगर है, दिल्ली के सबसे पॉश जगह, वहां रहते थे। और वो इनके मोदी ग्रुप के थे और एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से। तो अब मोदी का जलवा अपना हुआ करता था उस जमाने में, प्राइम मिनिस्टर का नहीं बोल रहा, बहुत अमीर रईसों में से शामिल होते थे। तो उन्होंने अपनी अपनी ऐठ में, अपने एटीट्यूड में बोल दिया, तुम तो, तुम्हारे जैसे पानी भरते हैं, ये दुनिया भर की चीजें हो गई। कुछ गलत चीज पे उन्होंने बोला, इसे मैनिपुलेट करो, तुम नहीं करोगे मैं करवा के दिखाऊंगा, तुम्हारा बाप भी करेगा, इस तरह की चीजें बोल दी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे करते हैं। और जो है साइन वाइन जो था उन्होंने नहीं करा और रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दिया। रिपोर्ट जब क्वालिफाई हुई उनकी, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से कमेटी बैठ गई पूरी। और कोई ना कोई आदमी होता है, उसके पुराने दुश्मन तो होते ही हैं, किसी को मौका मिल गया, और उस कमेटी में ऐसे लोग बैठा जो ऑलरेडी खुंदक खाते थे, उन्हें और उधेड़ दिया। और मोदी ग्रुप पे जो बर्बादी मची उसके बाद, तो उसके बाद यहाँ घोटाले, ये मतलब, जब किसी का बुरा समय आता है तो बुरी तरह से आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिग्नेचर, वन क्वालिफाइड रिपोर्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इट हैपेंस। तो इंटरनल एनालिसिस में इस तरह की
बेकार सिचुएशन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, सीए हायर करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने ऑडिट वगैरह तैयार करते हैं और अपनी रिपोर्ट तैयार करके रेडी रखते हैं, ताकि बाहर वाला आएगा देखेगा, ऑब्जेक्शन होगा छोटे मोटे दूर कर देते हैं। भाई चेक करने वाला भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बनाने वाले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कहाँ निकलती हैं चीजें। वो थोड़ी बहुत डिसिप्लिन से निकलती है, मेजर माइनर फॉर द फॉर्मेलिटी, उसको वो बैठे बैठाए पूरी कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल इज ओके विद यू। अब आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर सीयूटी में जरूर क्वेश्चन टपकेगा इस साल भी। देखिए भाई, इंटरनल एनालिसिस कौन, एक्सटर्नल कौन करता है, क्रेडिटर करते हैं, लेंडर करते हैं, बैंकर करते हैं, डिबेंचर होल्डर करते हैं, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज करती है। इंटरनल कौन करता है, मैनेजमेंट करती है, वो करवाते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस, इसकी बात हम कर रहे हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है जरा जानिए। भाई हॉरिजॉन्टल ऐसे वाला होगा या ऐसे 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 वाला होगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे वाला होगा। ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, यहाँ लिख रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या क्या बोला, डायनेमिक। इस तरफ मैं जाऊंगा, लिखूंगा क्या, वर्टिकल, और यहाँ लिखूंगा स्टैटिक। ये अलग अलग नाम है जो आपको मालूम होने चाहिए, जिस पर क्वेश्चन सीधा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं आता, क्वेश्चन इनके सिनोनिम्स पे आता है क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल ऐसा वाला, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर, दूसरा फाइनेंशियल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, मतलब यू जस्ट कंपेयर योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, योर यू कंपेयर योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ओवर द पास्ट ईयर्स। आप सेल्स को कंपेयर कर लीजिए, आप अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, आप अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, आप अपने स्टॉक को, आप किसी को भी कंपेयर करिए पिछले सालों से, so that you are able to get a trend, increasing, decreasing, a stable trend you will find out। डायनेमिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या बोला गया इसको, हॉरिजॉन्टल बोला गया, डायनेमिक बोला गया, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, कंपैरेटिव। क्या बोलते हैं इसको, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ये भी बोला जाता है। क्लियर है, क्यों बोला जाए कंपैरेटिव, क्योंकि एक साल का दूसरे, तीसरे, चौथे साल से हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, डायनेमिक क्यों बोला गया, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड जा रहे हैं आप। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वो डायनेमिक इन नेचर है, बदल रही है। ऐसा थोड़ी होगा कि एक साल की जो इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली वही रेप्लिकेट दूसरे में, वही तीसरे में होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप अपने हाथ का एक्शन एक तरह से करते हो, तो दोबारा भी एक्शन करो तो उसमें भी 19-20 का फर्क रह जाएगा एक्शन करने में। ठीक है जी, तो थोड़ा आगे चलते हैं। हमने देखा हॉरिजॉन्टल बोला, डायनेमिक बोला, और क्या बोला, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोला, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसका एक और नाम है, क्या है ये देखिए आपके सामने, टाइम सीरीज एनालिसिस बोला। क्यों बोला टाइम सीरीज, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक टाइम इंटरवल, दूसरा टाइम इंटरवल, तीसरा टाइम इंटरवल को लेके चल रहे हैं। इसका एक और नाम होता है क्या, टाइम सीरीज, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो कुल मिलाकर अभी हमने चार सिनोनिम्स देखे इसके, हॉरिजॉन्टल बोला, डायनेमिक बोला, कंपैरेटिव बोला, और क्या बोला, टाइम सीरीज एनालिसिस बोला। ये क्या था आपका पहला वाला एक टाइप जो था उसका था एनालिसिस का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ रहे हैं। अगला देखते हैं आप, अगला है वर्टिकल। वर्टिकल कैसे होगा, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, और इसे स्टैटिक भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ऐसा, हम क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट उठा लेते हैं, बैलेंस शीट में क्या करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी का नॉन करंट एसेट से कंपेयर कर लेते हैं, शेयर होल्डर फंड का टोटल एसेट से कंपैरिजन कर लेते हैं। मतलब आप एक ही साल के एक आइटम का दूसरे आइटम से कंपैरिजन कर रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कंपैरिजन आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम या अदर इनकम का कंपैरिजन आप क्या करते हैं, अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से कर लेते हैं। या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं, चेंज इन इन्वेंट्री से कर रहे हैं। याद है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चेंज इन इन्वेंट्री की बात करते थे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उस तरह के आइटम थे सारे के सारे, उनसे कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये क्या कहलाता है, क्योंकि हम कंपैरिजन एक ही फाइनेंशियल ईयर से कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम वर्टिकल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं, क्योंकि एक ही फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है। ठीक है, और इसका एक और नाम होता है, तो किस नाम से पुकारा जाता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स भी बोला जाता है इसको, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अब मान लो एग्जामिनर आपसे ये ना पूछे कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, क्या बोल देगा, डिफरेंशिएट बिटवीन डायनेमिक एंड स्टैटिक एनालिसिस, डिफरेंशिएट बिटवीन क्या, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एनालिसिस। कॉमन साइज कंपैरेटिव तो हर बंदा जानता है ना, मालूम है सबको, एक चैप्टर भी पढ़ा है पूरा इस पे। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, और चलते हैं आगे थोड़ा सा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन से एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, और वो नाम क्या है उसका,
उसका नाम है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्या बोलते हैं उसको? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। ठीक है जी, तो ध्यान रहेगा। अगर कोई बोले कि टाइम सीरीज एनालिसिस और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में डिफरेंशिएट करे, तो कुछ नहीं बोल रहा, वो आपको कंपैरेटिव और कॉमन साइज के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक, अभी डिफरेंस भी आएगा, उसको भी हम लेके चलते हैं। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। चलो आगे चलते हैं। तो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक या टाइम सीरीज, वर्टिकल, स्टैटिक, ये सब क्या हो रहे हैं? पॉइंट ऑफ टाइम पर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए जो आपने इन्फॉर्मेशन उसको एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। आइए डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बड़ा पॉपुलर, 3 नंबर से 1 नंबर के आने के चांसेस इसके एग्जाम में होते हैं। पीरियड, हॉरिजॉन्टल में कौन से पीरियड? एक पीरियड होता है, मोर देन वन पीरियड होता है? हॉरिजॉन्टल मोर देन वन पीरियड। इसमें वर्टिकल में क्या होते हैं? ओनली वन फाइनेंशियल पीरियड। कंपोनेंट, इसमें क्या होता है? सेम आइटम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पीरियड होता है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट आइटम ऑफ सेम पीरियड होता है, डिफरेंट। इसमें क्या होता है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2020, 21, 22, 23, यानी सेम आइटम ऑफ डिफरेंट पीरियड। वहां क्या है? डिफरेंट आइटम ऑफ सेम पीरियड। ऐसे कहानी चलती है। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन, यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो होती है एब्सोल्यूट और परसेंटेज फॉर्म में होती है। भाई पिछले साल था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख रुपए का, इस साल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख रुपए का, कितना इंक्रीज हुआ? 5। इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। फिर 5 लाख डिवाइडेड बाय 20 कर लूंगा तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज आएगा। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में और किसमें? परसेंटेज फॉर्म में आती है। तुम क्या समझ पा रहे होंगे, कंपेरेटिव में देखा था। लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आती है? सिर्फ परसेंटेज की फॉर्म में आती है। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट? यहाँ इंफॉर्मेशन सिर्फ परसेंटेज फॉर्म में आती है, एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं आती है। अगले चैप्टर में दिखाएंगे प्रैक्टिकल करके इसका। और आगे चलते हैं। ये यूजफुल है टाइम सीरीज एनालिसिस में, ये यूजफुल है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में। डिफरेंस आपके सामने देखिए, लिखा हुआ वहां पर भी। और ये अब जो अगला कंपैरिजन, अगला वाला जो डिफरेंस है फालतू का है। इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन। फालतू की बात कह रहा है। चलो भरने के लिए अब कह दिया किताब वाले ने, तो क्या कर सकते हैं। जो असली डिफरेंस है वो 4 वाले डिफरेंसेस ही हैं। और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आती है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। हमारे पास इस समय जो फिजिकली क्लास है उसमें हाउस कैप्टन भी बैठे हैं और हेड बॉय भी बैठे हुए हैं, है ना भाई? दो महान हस्तियां हमारे साथ बैठी हुई हैं। और स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन भी बैठे हैं क्या? हाँ, नहीं है, अच्छा चलो। तो हेड बॉय भी हैं और स्कूल के हाउस कैप्टन भी बैठे हुए हैं। चलो जी, अब जरा समझे। हेड बॉय कमांड लेगा या स्पोर्ट्स, या मतलब हाउस कैप्टन कमांड लेता है? कौन कमांड लेगा? हाउस कैप्टन कमांड लेगा और हेड बॉय जो है वो कमांड देगा। भाई ये तो हायरार्की पढ़ते हैं मैनेजमेंट में। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं। सुनो। अब हुआ ये कि हेड बॉय को टीचर्स ने कमांड दी, हेड बॉय को टीचर्स ने कमांड दी कि सुनो बेटा, हमें ना एक इंटर हाउस स्पोर्ट, इंटर हाउस कबड्डी मैच, हमें कबड्डी टूर्नामेंट हमें क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। आपके स्कूल में होंगे ना 2 हाउस, 4 हाउस तो कम से कम होते हैं, 5-6 भी हो जाते हैं, डिपेंड करता है। 16 हाउसेज हैं। चलो बहुत बढ़िया। स्कूल भी तो बहुत बड़ा है ना, अंग्रेजों के जमाने का स्कूल है वो। तुम्हारे स्कूल के फाउंडर की मैं कहानी सुनाऊंगा, तुम्हारा मन नहीं करेगा स्कूल जाने का। नहीं नहीं, अब नहीं सुनाओ, ऐसे पाप करें, बताऊंगा। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने अपने हाउस में फ्लोट किया, दोज हु आर इंटरेस्टेड, बॉयज गर्ल्स के कबड्डी टूर्नामेंट करवाने हैं। ठीक है जी। अब ये जो इंटर हाउस, इट इज इंटर हाउस, इट इज इंटर स्कूल, है तो स्कूल की प्रीमाइसेस के अंदर ही ना। पर कहीं पता चला कि डीपीएस वाला कहता है चलो भाई ठीक है, मेरा हाउस स्ट्रांग है, अपने हाउस को स्ट्रांग बनाने के लिए छोटे से स्कूल के बच्चों को ले आया और उसको मजबूत बना दिया। नहीं, ये आईपीएल वगैरह में होता है ना, टीम बन जाती है, दूसरे देशों के लोग लेते हैं। स्कूल में थोड़ी होगा। स्कूल में इनकी टीम है, इनकी टीम में एपीएस के बच्चे थोड़ी आके खेलेंगे, नहीं होगा। तो वो इंटर स्कूल है। अब अगर मान लो नोएडा रीजन के जितने भी स्कूल हैं वो एक कबड्डी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें एपीएस भी है, डीपीएस भी है, लोटस वैली भी है और बाकी छोटा सा स्कूल भी है, सब लोग हैं उसके अंदर, सबकी टीम चल रही है, वो कहलाएगा इंटर स्कूल। आइए देखें यहाँ पर टर्म क्या हमारे पास है। यहाँ है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, यानी कि विद इन द फर्म अलग अलग डिपार्टमेंट का क्या हो रहा है, कंपैरिजन चल रहा है। क्या है?
इंट्रा फर्म कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल वेरियंस ऑफ एन enterprise over a period of time is known as intra-firm comparison. हाँ, डिपार्टमेंट का, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग सेक्शन का कंपैरिजन लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसको इसको ये टाइम सीरीज एनालिसिस भी बोल के चल रहे हैं। देखिए टाइम सीरीज तो इंटर डिपार्ट टाइम सीरीज तो वैसे यहाँ होना चाहिए था ना इसको, लेकिन पता है किस सेंस में बोल रहे हैं, एक फाइनेंशियल ईयर, दूसरा फाइनेंशियल ईयर, तीसरा फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में एक डिपार्टमेंट के साथ दूसरे का डिपार्टमेंट का क्या रिजल्ट निकल रहा है, फिर दूसरे फाइनेंशियल में क्या निकल रहा है, तीसरे में क्या निकल रहा है। और ऐसे में आप क्या एक ट्रेंड बना सकते हैं कि भाई देखो पिछले साल ये था, दूसरे साल ये था, तीसरे साल थे, चौथे साल था। जब आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, वर्ल्ड कप को देख रहे होते हैं ना, क्या करते हैं, अचानक मैच के बीच में ग्राफिक्स आने शुरू हो जाते हैं, परसेंटेज आनी शुरू हो जाती है। जैसे देखिए आप, जब मैंने तो एक ही मैच देखा था, न्यूजीलैंड वाला, और उसके साथ जब शुरू शुरू के 5, 6, 10, 15 ओवर थे तो क्या बता रहे थे, इंडिया की जीतने की परसेंटेज की 96 थी और उनकी थी 4%। जब थोड़ी कंडीशन ठीक हुई तो 15 और 85 चला गया, और जब लास्ट में दोबारा से 6%, 5%, वहाँ तो ट्रेंड ट्रेंड वो दिखा रहे होते हैं। ट्रेंड के क्या सोर्स होते हैं उनके, कि कितने विकेट बचे हुए हैं, कितने ओवर बचे हुए हैं, कितना स्कोर टारगेट चेज कर रहे हैं, ये सब चीजों के हिसाब से डिस्कस करता है। इंटरफॉर्म में यही होता है। आप क्या करते हैं, फाइनेंशियल वेरिएबल ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम होने की वजह से इसे टाइम सीरीज बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने बोल दिया कि भाई मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस है, वो भी क्या, आउटपुट ऑफ रुपी में। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्या कंपैरिजन है, बड़ा मुश्किल होता है इसे कैलकुलेट करना, स्टिल दे मैनेज इट, वैसा करके चलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, अच्छा दिख रहा है जैसे आपके सामने ईयर है और नेट प्रॉफिट रेशो है। आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट रेशो में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड शो हो रहा है या इंक्रीजिंग ट्रेंड शो हो रहा है, ऐसा करके चलती है कहानी। अब आ गया क्या, इंटरफर्म कंपैरिजन। एक स्कूल का दूसरे स्कूल से जब कंपैरिजन होता है, या एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ टूर्नामेंट होता है, तो क्या बोलते हैं उसको, इंटर स्कूल टूर्नामेंट बोलते हैं। और ये आपके पास क्या है, एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन में जब हम लेके चल रहे होते हैं, और ध्यान से समझिएगा, एक या एक से ज्यादा एंटरप्राइजेस का जब कंपैरिजन होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंटर फर्म कंपैरिजन कहते हैं। यहाँ क्या होता है, फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ टू और मोर एंटरप्राइजेस, दो या दो से ज्यादा एंटरप्राइजेस का क्या प्रॉफिट ले लिया, दो या दो से ज्यादा एंटरप्राइज का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लिया, ठीक है। इसीलिए इसे क्या करें, क्रॉस सेक्शनल बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक एक सेक्शन का कंपैरिजन दूसरे से कर रहे होते हैं, इसलिए इसे क्रॉस सेक्शनल बोला जाता है, ठीक है। इंट्राफर्म और क्या, इंटरफर्म, यानी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर, इसमें इसमें मैं क्या इसके लिए क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पर मैं, आप इसके लिए इंट्राफर्म भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं टर्म, और यहाँ क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, इंटरफर्म, ऐसे यूज कर सकते हैं। हमने उस एक्सप्लेनेशन के बेस पे बोला, लेकिन असली सिनोनिम्स है ऊपर वाले चार हैं, नीचे वाले को अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि रेफरेंस और कंटेक्स्ट बदल जाता है। थोड़ा आगे चलते हैं जरा। अभी बताया था ना मैंने, फाइनेंशियल वेरिएबल अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के लेके चल रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले चार लेके चलिए, इनको मत लेके चलिए, इससे कंफ्यूजन फैलेगा, आप ऊपर वाले चार को लेके चलिएगा, दैट इज सफिशिएंट। थोड़ा आगे चलते हैं अब आइए प्रोसेस है, हाउ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल प्रोसेस इज इनिशिएटेड। भाई सबसे बड़ी बात, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अरेंज करिए पर्टिकुलर ऑर्डर में, अरेंज करने के बाद उनका कंपैरिजन कर लीजिए। हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे, कंपैरिजन करने के बाद आप क्या करिए, उसको एनालाइज करिए, फिर उसका इंटरप्रिटेशन, हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अरेंज द अकाउंट्स, कंपेयर करिए, एनालाइज करिए, और उसके बाद उनका इंटरप्रिटेशन कर दीजिए, दैट इज योर एनालिसिस, ठीक है जी। तो अ, जैसे मान लो आपके वैसे क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक दो तीन चार लिख दें, फिर चार पर देखा ना आपके एमसीक्यू चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं करेक्ट सीक्वेंस बताने के लिए, वहां ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है जी, देखें जरा, वही ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के होते थे, असेसिंग अर्निंग कैपेसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बेटा अगर स्कूल का स्कोर अच्छा नहीं तो कम से कम सीयूटी का स्कोर अच्छा करने की कोशिश करो, काम आएगी, मैं बता रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हवा हवाई बना के चैप्टर घुमा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। पर मैं बोल रहा हूँ ना कि इसमें से क्वेश्चन पिछले साल आए हैं, अच्छे से आए हैं, और सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्या फर्क पड़ता है, थ्योरी का चैप्टर है तो आई कैन अंडरस्टैंड इट इज सो बोरिंग, लेकिन फिर भी करना तो करना ही है ना। तो पहला चैप्टर हो गया इतना बोरिंग वाला, तो ये भी हो जाएगा। असेसिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, देखिए
यहाँ ऊपर बोल रहा है कि आपसे कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिट, देयर आर सर्टेन रेशियोज जिनके थ्रू हम बताते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। टर्नओवर रेशियो, उससे हम पता लगाते हैं कि भाई हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है। तो सारे के सारे एक्सटर्नल यूजर जो होते हैं वो हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता लगाते हैं कि क्या हम अच्छे हैं, बुरे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हम स्लो जा रहे हैं, हम डाइवर्सिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है देखिए जरा, अ, अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो अल्ट्राटेक सीमेंट का ही देखिएगा जरा आप एग्जांपल। तो जरा मुझे गूगल पे देख के बताइए अल्ट्राटेक सीमेंट का पिछली बार प्रॉफिट कितना था, और एसीसी सीमेंट का तुम देखो प्रॉफिट कितना था। देख, तुम अल्ट्राटेक देख लो, तुम एसीसी सीमेंट का प्रॉफिट देख लीजिए। हमने कहा मार्केट में अल्ट्राटेक जो है वो एसीसी से ज्यादा अच्छी रेपुटेशन रख रहा है। ठीक है जी, जरा देखिए 5064 करोड़ किसका है? अल्ट्राटेक का। क्या रेवेन्यू है ये? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5064, 5000 5064 करोड़ रुपीज का। तुम बताओ भाई एसीसी का कितना प्रॉफिट है? अबे ऑनलाइन में देखो यार, कोई एसीसी का देख लेते ना, कॉम्पिटिट ए डबल सी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी बोलते हैं उसको। अब आप देख रहे हो, सुनो सुनो सुनो, पीछे सुनो। एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल से 500 करोड़ की। बेटा प्रॉफिट और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्क नहीं है। वो भाई साहब 5000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता नहीं कितना होगा, वो भी टैक्स काटने के बाद। ये तो 500 का तो बच्चा है, चूजा है, तो अंडे से निकला हुआ चूजा है, एसीसी तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। अरे भाई, मार्केटिंग बहुत जोर लगाते हैं लेकिन नहीं कर पाते काम। अच्छा चलो, मैं एक और तरीका बताता हूँ, सुनो 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 सुनो। आपने देखा होगा, एक है एशियन पेंट और एक है बर्जर पेंट। एशियन पेंट भी और बर्जर पेंट है। आपने देखा होगा, पेंट कंपनी के दो बड़े नाम है, एक बर्जर है, बर्जर तो बिल्कुल, बर्जर की मैंने केस स्टडी पढ़ी थी, अब क्या बताऊं। यही शायद करोल बाग की तरफ रहने वाले कोई बिजनेस फैमिली, उसी के हैं ये मालिक। बर्जर और एशियन पेंट, बड़ा बढ़िया कंपटीशन इनके बीच में है। लेकिन एशियन पेंट कहाँ है, बर्जर कहाँ है? ठीक है, और बाकी सारे पेंट तो पानी भरते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। एशियन पेंट का टर्नओवर तूफानी है। तो अब मैनेजरियल एफिशिएंसी किससे पता चल रही है भाई? जिसका प्रॉफिट शानदार है, जिसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आउटस्टैंडिंग है, तो इससे पता चलता है ना। डेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज गिव्स यू एन आइडिया कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा जा रही है, कौन सी नहीं जा रही है। अब अल्ट्राटेक अगर लीडर है तो लीडर ऐसे थोड़ी होगा, सेल तुम्हारी 500 करोड़ की है और तुम लीडर हो मार्केट की, ऐसे कैसे हो जाएगा बताओ? लीडर किसको बोलते हैं मार्केट में? जिसका प्रॉफिट अमंग द टॉप हो, उसी को तो लीडर बोलेंगे। क्वालिटी चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो आपकी, लेकिन अगर आपकी सेल नहीं है तो आप कुछ, आप देखिए टोयोटा की गाड़ियां, टाटा की गाड़ियां, टाटा की गाड़ियां बिल्ड क्वालिटी बहुत शानदार है क्योंकि स्टील अपना है। लेकिन मारुति से ज्यादा शेयर थोड़ी है उनका, नहीं है। मारुति है लीडर अभी भी। होंडा हुंडई उसको पीछे नहीं कर पा रहे हैं, लीडर है कार के सेगमेंट, बहुत सारे सेगमेंट में लीडर है। जबकि गाड़ी, जबकि गाड़ी डब्बा है बिल्कुल, टाटा की गाड़ियों के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या कर रहा है, लीडरशिप तो नहीं है ना टाटा के पास। तो आइए देखते हैं, असेसिंग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। अब जरा देखिए, मैं कई बार एग्जांपल लेता हूँ। हमने क्या करा, हमने जानने की कोशिश करी कि डोरेमोन सॉल्वेंट है या नहीं। हमने पूरी रात इसकी मुंडी भर रखे, पानी के ड्रम में डुबा के रख दिया इसको। सुबह तक अगर ये सिर्फ मुंडी बचती है, बंदा गायब, तो समझ लेंगे सॉल्वेंट। नहीं तो क्या है ये, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। और प्रणय ने क्या करा, दो बुट्टे, दो कट्टे उसमें नमक के भी डाल दिए ताकि जल्दी घुल जाए। नहीं, सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट, क्या ये डेफिनेशन लेके चलेंगे हम लोग? सोनाक्षी, सॉल्वेंट इसी को बोलेंगे ना? हाँ, नहीं सर। नहीं। सॉल्वेंट इज अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू पे ऑफ हिज और हर डेट ऑन टाइम, उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म के सॉल्वेंट मतलब आप अपने डेली की कर्जदारी निभा पा रहे हैं। अभी आपने बोला था इसके ऊपर डेट भी है बहुत जबरदस्त, वो लॉन्ग टर्म डेट है। अब प्रॉफिट इतना ज्यादा है उसके पास कि अपने लॉन्ग टर्म डेट की इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों पे कर सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद डेट, बिल्कुल डेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसका रेवेन्यू नहीं है ज्यादा, उसका प्रॉफिट कम है, तो क्या फायदा उसका? ठीक है। अडानी ग्रुप जो है, उसने उसने हाइफा पोर्ट खरीद लिया था इसराइल का, लेकिन नुकसान में है।
अब पोर्ट कैसे यूज करेगा, वहां तो लड़ाई छिड़ी पड़ी है, बहुत अच्छे से पैसा डूबा है उसका, लेकिन वो जो लोगों की नजर लगी बेचारे पे, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। Anyway, तो देखिए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म में अपने डे टू डे अपने वर्कर की सैलरी, पानी बिजली के बिल का भुगतान कर पा रहे हैं, ईएमआई वगैरह भर पा रहे हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट का मतलब है कि जो आपने लंबे लंबे कर्जे ले रखे हैं, उनको आप चुकाने की पोजीशन में है। और आगे चलें जरा। देन देयर इज अ इंटर फर्म कंपैरिजन। यूज किसमें, इंटर फर्म कंपैरिजन में होता है ना, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो सामने वाले की ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, मेरा आरओआई सामने वाले का आरओआई, कंपैरिजन करके बताएंगे ना अच्छा है नहीं अच्छा। अभी हमने क्या किया था, हमने अभी जो अल्ट्राटेक और एसीसी का कंपैरिजन किया था वो प्रॉफिट के बेस पे किया था। लेकिन सोचो, अगर अल्ट्राटेक का प्रॉफिट है 5064, लेकिन वो है 20,000 करोड़ लगा के, 20,000 करोड़ जब इन्वेस्ट किया उसने, जब 20,000 करोड़ की कैपिटल एम्प्लॉयड है, जाके 5,000 करोड़ का प्रॉफिट निकला, ऐसा। और इसका जो 600 करोड़ का रेवेन्यू निकला कब, या मान लो 200 करोड़ का प्रॉफिट निकला कब, जब उसने सिर्फ 800 करोड़ लगाए। तो आरओआई किसकी ज्यादा अच्छी है बेटा, समझ। 20,000 करोड़ लगा के 5,000 कमाया मैंने। हाँ, वो मेरा डेटा हिल गया थोड़ा सा, लेकिन हम परसेंटेज लेके चलते हैं तो दैट विल गिव यू बेटर कंपैरिजन। अभी हमने क्या करा, सिर्फ प्रॉफिट के वॉल्यूम के बेस पे कंपैरिजन करके बोल दिया, लेकिन वो नहीं है। आप प्रॉफिट के वॉल्यूम के बेस पे मत जाइए, आप प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से कंपेयर करिए। फोरकास्टिंग और बजट बनाने में हेल्प मिलती है, ये हमारे यूजेस थे। चलिए, और एक्सप्लेनेबल और अंडरस्टैंडेबल, ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा था कि अकाउंटिंग की ये ऑब्जेक्टिव होता है कि ताकि, देखिए, हमें कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग सिचुएशन नहीं पता चलेगी, तो सीधा बोलते हैं देखो भाई, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इतनी, नेट प्रॉफिट रेशियो इतनी, आरओआई इतना है, टर्नओवर रेशियो इतनी है, और ये बढ़िया जा रही, खत्म, इतने से काम चल जाता है। यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जरा जानिए, उसे किसे किसे कहते हैं यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कल की क्लास में तुम में से कोई बैठा था यहाँ पर, तुम बैठी थी? नहीं, इस वाली क्लास में नहीं बैठी थी, चलो जरा देखते हैं। मान लिया जाए कि हाँ, हेड बॉय को ही ले लेते हैं। हेड बॉय के मन में इच्छा जागी कि मैं ना एमआरएफ टायर से मिलूं जाके, एमआरएफ टायर से मिलना था इसने। तो इसके मन में बहुत इच्छा थी कि आई जस्ट वांट टू मीट। ये क्या करता है, इनके घर के बाहर जो, इनके स्कूल के बाहर जो मिलिट्री के ट्रक लगे थे ना, उसमें आपने देखा ना, आर्मी की गाड़ियां होती है, उनमें जूते जो पॉलिश करते हैं ना पेंट से, वो अपने टायरों को भी ट्रक के जो टायर होते हैं उनको पेंट करते, ताकि चमकते हुए दिखें। ये बार बार जाके कहता है टायर के पास जाके, ब्रो कैसा है, तो तुझसे मिलना चाहता था एमआरएफ के टायर से। तो इसके टीचर ने बोला, बावले क्या कर रहा है ये, मिलना है तो जा मद्रास जा, एमआरएफ की फुल फॉर्म होती है मद्रास रबर फैक्ट्री। इसने अपना टिकट विकेट लिया और ये चेन्नई की तरफ उड़ चला। जब ये मद्रास चेन्नई पहुंचता है, मद्रास पहुंचता, चेन्नई का पुराना मद्रास अंग्रेज लोग बोला करते थे, वो चिन्नी चिन्नी बोलते रहते थे, उन्हें समझ में नहीं आता, उन्होंने नाम बदल दिया। ठीक है। तो वहां पहुंचा ये, उसने देखा कि 12 फुट की ऊंची चार दीवारी, उसमें इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, इंप्रेसिव। अंदर जो पुराने जमाने के किले वाला गेट, गेट के बाहर पहले कौन से खड़े थे, एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल राइफल वाइफल के साथ, अब बढ़िया शानदार। चुप रहे अभी। ठीक है। फिर थोड़ा और अंदर चले गए, तो दरवाजा देखा, तो उसके अंदर देखा, उसने क्या देखा कि ब्लैक हेड कमांडो थे आपके, एसपीजी वाले खड़े थे। और अंदर चला गया तो मार्कोस देखे उसको, एडवा मेरीन कमांडोज होते हैं। हाँ जी। हाँ, अभी सुन तो ले। और अंदर चला गया थोड़ा, फिर ये ना अपनी तैयारी करके, हेड बॉय है भाई, बहुत तैयारी करके गया था। अंदर जाके देखता है लेडी कमांडो काले कपड़ों में, टाइट यूनिफॉर्म के साथ, बिल्कुल AK-56 राइफल के साथ खड़ी है, ऐसे करके, खतरनाक चेहरे के साथ। इसने कहा, मैडम आई वांट टू मीट एमआरएफ। लेकिन हेड बॉय अपना हेड बॉय, इसने अपने पीछे से क्या निकले, गुलाब की कलियां निकाली ऐसे करके, उनकी बंदूक की नली में डाल दी, लड़कियों के चेहरे खुल गए, ऐसे दरवाजा खुला, यू कैन गेट इनसाइड। अंदर जाके देखता है कुर्सी में ट्रैक्टर का टायर मुंडी लगे बैठा होता, कहता हेलो आई एम एमआरएफ। और ये कहता ब्रो आई वाज मिसिंग यू सो मच, और ये मिल के वापस आ गया। ठीक है जी। जब ये वापस आता है, इसका दोस्त फ्रेंड ने पूछता, भाई मिला है तो हमारे टायर से, कहता भाई मिला है, लेकिन भाई क्या सिक्योरिटी थी, क्या सिक्योरिटी थी। इन्होंने पता क्या सिक्योरिटी है, कह रहा, अब जब पहले किया एनएसजी कमांडो, फिर एसपीजी कमांडो, फिर मार्कोस दिखे, फिर मुझे लेडी कमांडो दिखी, लेकिन तेरा भाई बॉन्ड है, उनसे भी मैंने दरवाजे खुलवा लिए। ठीक है। सो व्हाट इज सिक्योरिटीज एनालिसिस पांडे? डोरेमोन, सिक्योरिटीज एनालिसिस किसे बोलते हैं, बता किसको? लेडी कमांडो। डोरेमोन के सपने में भी लेडी कमांडो ही आती हैं बस, और फोटो भी लेडी कमांडो की बना रहा है डोरेमोन।
नीचे इनको बताना पड़ेगा। वो गुलाब लेके गया था, एप्पल लेके गया, ले खा ले। चलो, ये तो था मजाक, फाइव फूड जोक था। आइए काम की बात करते हैं। सिक्योरिटीज कहते हैं किसी कंपनी के शेयर और डिबेंचर्स को या बॉन्ड को। उनको क्यूमुलेटिव रूप से हम क्या बोलते हैं, कंबाइन रूप से क्या बोलते हैं, उनको सिक्योरिटीज बोलते हैं। किसी कंपनी के सिक्योरिटीज एनालिसिस में तीन चीजें जानी जाती हैं। क्या आपका पैसा सेफ है, सेफ्टी ऑफ मनी। क्या आपका पैसा ग्रो कर रहा है, ग्रोथ ऑफ मनी। और क्या आपकी रेगुलरिटी ऑफ रिटर्न है या नहीं। तो जब हम किसी कंपनी के अंदर ये तीन चीजें चेक करते हैं कि वेदर इन्वेस्टर्स मनी इज सेफ, वेदर इन्वेस्टर्स मनी इज ग्रोइंग, एंड वेदर इन्वेस्टर्स मनी इज व्हाट, गिविंग रेगुलर रिटर्न। रेगुलर रिटर्न या डिविडेंड हमें रेगुलर मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेगुलरली मिल रहा है, तब हम उसे बोलते हैं सिक्योरिटीज एनालिसिस। बस रीड योर बुक। A process through which investor come to know whether the fulfilling his expectation regarding payment of dividend, रेगुलरिटी की बात कर रहा है, कैपिटल अप्रिशिएशन ग्रोथ की बात कर रहा है, और सिक्योरिटी ऑफ मनी की बात कर रहा है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सिक्योरिटीज एनालिसिस कहते हैं। जिस कंपनी में ये तीनों चीजें मिलेंगी उसके शेयर धुआंधार रफ्तार से उड़ रहे होंगे अब आसमान। पैसा बढ़ भी रहा है, डिविडेंड भी रेगुलरली मिलता है, और सेफ भी है, ग्रो करेगी वो कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। क्रेडिट एनालिसिस। मुझे या आपको या किसी को भी अगर बैंक से लोन लेना है, जब हम लोन लेने जाते हैं, तो लोन लेने जाएंगे तो बैंक क्या करता है, हमारा क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है, हमारा सिविल स्कोर चेक करता है, हमारा बैकग्राउंड चेक करता है, हमारे पिछले 6 महीने के साल भर के क्या करता है, अकाउंट चेक करता है। अच्छा देखिए, आप में से किसी को एक्सपीरियंस है यूएस वीजा के लिए, है ना। यूएस वीजा में आपके पेरेंट्स का 1 साल के बैंक अकाउंट, मम्मी पापा दोनों के, और बहुत सारी चीजें वो सपोर्ट में लेके चलते हैं, और तब जाके वीजा के इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। और एक एटीट्यूड वाला फिरंगी बैठा होता है इंटरव्यू लेने के लिए, बातें बातें करता है। मुझे ध्यान है जब मैं वॉटन के बच्चों को लेके जाता हूँ वीजा के लिए, तो मुझे एक एक बंदा मेरे सामने, अगले वाले हमारे सामने, मतलब मेरे साथ 8 बच्चे लाइन में लगे हुए थे, और वो भी था आगे। बच्चे माइनर होते हैं इसलिए गार्जियन को साथ चलना पड़ता है, तो आई वाज, मैं ऑथराइज था तो मैं लेके गया उनको साथ में। सामने वाला बंदा एटीट्यूड में, भाई भैंसे की चेन जैसे गोल्ड पहन रखी उसने हाथ में, ये अंगूठी शंगूठी, और जाके बोलता यू नो आई हैव 5 फैक्ट्रीज आई, उसने कहा रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। अरे वीजा इंटरव्यू करने वाला उसने पूछा टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, बोला उसने उसने कहा कि यू नो आई एम दिस दिस दैट आई हैव 5, अमेरिकन एक्सेंट में बोल रहा, मेरे पास ये, मेरे 5 फैक्ट्री, मेरा ये, मेरा उसने कहा रिजेक्टेड, जा भाई, है रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। अब दोबारा हो भाई, एंड इट टेक्स टाइम टू कम अगेन। वो फ्लाइट की टिकट विकेट सब खराब हो जाते हैं फिर, आपको एडवांस में फ्लाइट टिकट वगैरह दिखानी पड़ती है ना उस तरफ। अच्छा, हमारे बच्चे आए, मेरे से पूछा कौन क्या, मैंने कहा आई एम मेंटर, दीज आर माय स्टूडेंट्स, वी हैव क्वालिफाइड, हमारे पास तो वॉटन बिजनेस स्कूल का इनविटेशन था। उसने ओके ओके, वॉटन, वॉटन के नाम से बत्तियां ऐसी खुल जाती हैं सबकी, या फिरंगी चाहे कोई भी हो, ठीक है। और बच्चों से पूछा, उनके सारे डॉक्यूमेंट जारी रखे थे, तो हमारे पासपोर्ट रख लिया, मतलब ठीक है, और हो गया काम खत्म। और भाई साहब था, ही वॉज इन सिचुएशन ऑफ शॉक सिटिंग देयर, ये क्या हो गया, मैं तो हिंदुस्तान का बॉन्ड हूँ, ऐसे कैसे हो गया। सारी बॉन्डगिरी झाड़ दी उसकी 2 मिनट में। और स्ट्रीट स्मार्ट बन के जाएंगे तो गड़बड़ी होती है वहीं पर। अब जरा समझिए, हमने बोला हम बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, और हमने अपने सारे पेपर वर्क वगैरह तैयार करके दे रखे, बैंक ने सारा एनालाइज करा, सेटिस्फाई हो गया, हमें लोन ग्रांट कर दिया, सिंपल। तो क्रेडिट एनालिसिस कब होता है, जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो क्या लिखा है, सच एनालिसिस इज यूजफुल व्हेन अ फर्म ऑफर क्रेडिट टू अ न्यू कस्टमर। आप किसी सामने वाले को उधार दे रहे हैं, तो आप जब उसका बैकग्राउंड चेक कराते हैं तो क्रेडिट एनालिसिस कहलाता है, ठीक है जी। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा फर्म का ही करते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका देखिए, दूसरी अप्रोच देखिए। मुझे बैंक से लोन लेने जाना है, मुझे मालूम है कि बैंक क्या क्या चीजें पूछेगा, मुझे मालूम है कि बैंक क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा, मुझे मालूम है बैंक क्या क्या चीजें चेक करेगा, मैंने वो सारी की सारी चीजें फाइल अप करके प्रॉपर तरीके से बैंक को सबमिट कर दी। ये पहले से तैयार करके चला गया, ठीक है। या मैंने पहले से ही अपना सिविल स्कोर चेक करा लिया, ये कहलाता है डेट एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस, मैंने कंपनी डज एनालिसिस फॉर इटसेल्फ बिफोर गोइंग फॉर द लोन, उसे क्या कहते हैं, अपनी क्रेडिट वर्दीनेस खुद चेक करना कहलाता है डेट एनालिसिस। आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अगर कोई दूसरा चेक कर रहा है तो क्या कहलाता है, क्रेडिट एनालिसिस। क्या है डेट एनालिसिस, सच एनालिसिस इज डन बाय द फर्म टू नो द बोरोइंग कैपेसिटी, कितनी मेरी बोरोइंग कैपेसिटी खुद जान लिया, और उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करा, आप कभी फेल नहीं होंगे। तो क्रेडिट एनालिसिस और डेट एनालिसिस क्लियर। डिविडेंड डिसीजन, ठीक है।
आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, आपका आरओआई हाई है, आपकी नेट प्रॉफिट रेशो बड़ी है, आपकी ऑपरेटिंग रेशो अच्छी है, तो आप डिविडेंड डिक्लेयर करिए ना, क्योंकि आपके पास तो पैसे पैसे है। लेकिन आपका एनपी रेशो कम जा रही है, आपका आरओआई कम शो कर रहा है, तो ऐसे में तो आपको फंड की जरूरत है ना, कि क्राइसिस इज अवेटिंग यू, तो आप डिविडेंड मत डिक्लेयर करिए। आप बोनस शेयर यूज करिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करिए ना, तो डिविडेंड डिसीजन में भी क्या होता है, ये हेल्प करता है। और जनरल बिजनेस एनालिसिस में तो ये एब्सोल्युटली हेल्प करता है। ठीक है जी। आइए जानते हैं कौन कौन सी पार्टीज हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए। ये हमने पढ़ा था ना, कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, बचपन में पढ़ा था। तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन, बिजनेस के ओनर और बिजनेस के की ऑफिशियल्स, ये सब जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोलिंग में और सेल्फ इवेलुएशन में। आप अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके लिए जानना चाहते हैं। एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियन क्यों जानना चाहते हैं? क्या सैलरी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, वेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है, बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, इंसेंटिव मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और हमारा रोजगार बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, हाउ लॉन्ग इट विल सस्टेन विदाउट गिविंग सैलरी एंड बोनस टू अदर एम्प्लॉयज। एक एग्जांपल लेता हूँ। दिल्ली का सबसे पुराना एक रिक्रिएशनल क्लब है रोशन आरा क्लब। रोशन आरा क्लब लिमिटेड सुना होगा आपने, इधर मॉल रोड के पास है वो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ, उस तरफ है रोशन आरा क्लब। रोशन आरा रोड बोलते हैं। रोशन आरा और जहां आरा जो ना, शाहजहां की दो बेटियां थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, और दे डाइड, ऐसे ही था। रोशन आरा बाग था, रोशन आरा बाग जगह है, पर रोशन आरा क्लब है, बहुत पुराना। उस क्लब का जो चीफ पैटर्न होता है वो इंडियन आर्मी का जनरल होता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, वो भी मतलब जितने भी रेपुटेड पोजीशन वाले होते हैं ना दिल्ली के अंदर, सब उसके मेंबर, ऑनरेरी मेंबर्स होते हैं सारे के सारे उसके। ठीक है। बहुत पुराना क्लब, अच्छा सा क्लब। उसकी लीज जो होती है ना डीडे के पास थी, वो धीरे धीरे लीज खत्म हो रही थी, लापरवाही थी, हम तो बॉन्ड है हमारा, क्या कर लेगा कोई। लीज खत्म हुई, डीडी ने रिमाइंडर भेजा, लीज खत्म हुई, फिर रिमाइंडर खत्म हुआ, रिमाइंडर, और अब डीडी ने क्या कर लिया, उस क्लब को एक्वायर कर लिया। चलो जाओ भाड़ में जाओ, लीज खत्म हो गया तो हमने एक्वायर कर लिया। आपको शायद मालूम नहीं है, ये मानसिंह रोड पे जो ताज होटल है, उसकी लीज भी खत्म हो गई थी, एनडीएमसी के पास लीज थी, निकल गया था टाटा ग्रुप के हाथ से वो, पूरा एनडीएमसी चला रही थी उसे। इतना शानदार होटल, ताज होटल मानसिंह रोड पे। अब इसमें 450 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करता है, सोचो एक क्लब में। आपने नोएडा क्लब देखे, छोटे मोटे चिंदे चोर क्लब जो होते हैं यहाँ पर देखे, 40 50 20 लोग काम कर रहे थे, 450 एम्प्लॉय काम करता है उस जगह पे, सब सड़क पे। क्या है परेशानी? अब आप बताइए, ऐसे में उसके एम्प्लॉयज को क्या लगेगा, यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट चला गया, और दिवाली से पहले सबके घर में सोनापन था, है ही नहीं, घर के चूल्हे नहीं चले, हम ये बोलेंगे। एम्प्लॉयज और ट्रेड यूनियन क्या चाहती हैं कि भाई आपको सैलरी मिले, आपका बिजनेस सर्वाइव करे, आपको प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। शेयर होल्डर या ओनर और इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? दे आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। और हमने बोला ना एप्रिसिएशन भी चाहते हैं, जैसे हमने बोला था सिक्योरिटीज एनालिसिस में। ठीक है। पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या जानना चाहते हैं कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो इन्वेस्ट करें, नहीं तो क्या हट जाए। तो बताइए, डूबते हुए बिजनेस में कौन इन्वेस्ट करेगा? अभी आपने कल परसों पढ़ा होगा, सुब्रत रॉय सहारा चला गया, सारा ग्रुप का मालिक मर गया, 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है। और पॉन्जी स्कीम्स थी उस पर, उसके ऊपर केसेस अलग थे। मैंने आपको शायद पहले कभी बताया होगा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा उसके पास था, जिसे वो समझा ही नहीं पा रहा था कोर्ट को कि आया कहाँ से। ठीक है। हाँ। वापस देने के लिए वो वापस देने के लिए भी तैयार है, लेकिन कहाँ से ढूंढे उसको, लोगों को, इतना पैसा था उसके पास। ठीक है। सॉल्ट लेक सिटी में पूरी सिटी बना रखी है उसने, देखा सॉल्ट लेक सिटी स्टेडियम भी है। हाँ, कलकत्ता में पूरी सिटी बना रखी है, मतलब हॉलीवुड की तर्ज की सिटी बना रखी है उसने, उस तरह से, मतलब पहाड़ों के अंदर उस तरह से, बहुत शानदार। चलो जैसा भी है। सप्लायर एंड क्रेडिटर्स, ये क्या जानना चाहते हैं कि हमने जो उधारी दे रखी है उसकी रिकवरी होगी या नहीं होगी। बैंकर और लेंडर जानना चाहते हैं कि क्या आपको लोन दिया जाए ना दिया जाए, और अगर लोन है तो आप उसका ईएमआई चुका पाएंगे या प्रिंसिपल दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। दे जस्ट वांट टू नो दैट। रिसर्चर, मैंने बोला आपसे कि सीमेंट इंडस्ट्री कैसा कर रही है, स्टील इंडस्ट्री कैसा कर रही है, कमर्शियल सेक्टर कैसा कर रहा है, एफएमसीजी कैसा कर रहा है, रियल एस्टेट कैसा कर रहा है, ये सारी सारी चीजें यहाँ दिखती है। और रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी होती है? सेबी। सेबी चाहती है जो इंफॉर्मेशन वो सेबी को दी जाती है, बिफोर यू प्रेजेंट योर एनुअल रिपोर्ट टू एनीबडी एल्स, उससे पहले आपको सेबी को पहुंचानी पड़ती है। नहीं पहुंचाओगे आप फॉल्टी कहलाओगे और आपका बैंड बच जाएगा। सेबी क्या करती है पता है? अभी देखो,
सेबी ने क्या करा, डीएलएफ के शेयर्स पे ट्रेडिंग पे रोक लगा दी थी। 3 साल के लिए रोक लगा दी थी सेबी ने। उसका मतलब मैनिपुले सेबी के जो गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन है नहीं फॉलो करे उन्होंने। सेबी ने एक ऑर्डर दिया, दो दिया, तीन दिया। अब डीएलएफ का तो केपी सिंह कहता है मैं तो बहुत बड़ा, वही कहता ना, मैं तो बहुत बड़ा बॉन्ड हूँ। कभी ना कभी तो बॉन्ड आते हैं काबू में। तो हुआ ये कि फिर जब वो कंप्लाइंस नहीं कर पाए, और फिर जब तक पॉलिटिकल लीडर उन्हें सेव कर सकते थे सेव किया, लेकिन जब बात ऊपर से निकल गई तो सेबी ने इंस्ट्रक्शंस दिए और डीएलएफ के शेयर्स की ट्रेडिंग पे 3 साल के लिए रोक लगा दी। 1 साल तक तो रोक रही, बाद में उसने पता नहीं किसी नेता प्रतिनेता के पैर वैर पड़ा होगा, तब सेबी को इंस्ट्रक्शन आया, तब वो रोक हटाई गई। अब सोचिए 1 साल तक किसी कंपनी के शेयर ट्रेडिंग पर रोक लग जाए कितना लॉस होगा। वो तो शेयर, जैसे ट्रेडिंग की रोक हटेगी बंदा क्या करेगा, भागेगा, निकालेगा शेयर, निकलेगा उन शेयर से बाहर। लेकिन इसीलिए वो क्या करते हैं, पीआर टीम हायर करते हैं, पब्लिक रिलेशन टीम हायर करते हैं, जो एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ, इतनी बड़ी कंपनी ऐसे थोड़ी डूब जाएगी। ठीक है। और ये जो डीएलएफ के मालिक थे ना, ये भी पार्टनर इन टाइम थे तुम्हारे स्कूल के फाउंडर के साथ साथ। कैसे, जिस पर ट्रेडिंग में रोक रखे, आपके प्राइस अप एंड डाउन कब होंगे, जब ट्रेड होंगे। जब ट्रेडिंग पर रोक ले तो जो लास्ट क्लोज, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो क्या करते हैं ये जो फाइनेंशियल पीआर कहते हैं, पब्लिक रिलेशन, ये क्या करते हैं, मार्केट में बस क्रिएट करते हैं, कुछ नहीं हुआ जी, हम तो सुधर जाए, हम तो बच जाएंगे, बच जाएंगे, इस तरह से संभाल लेते हैं सिचुएशन। बताऊंगा, बहुत देशद्रोह वाला क्राइम था। आगे, कस्टमर्स, ये बिल्कुल फालतू का चीज है। कस्टमर, कस्टमर को क्या लेना क्या देना बताओ। डोरेमोन, तुम्हें मीशर ने बोला मुझे कॉस्मेटिक का ये ब्रांड चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए, लाली लिपस्टिक चाहिए, वो मंगवा लिया तुमसे, ठीक है। अब तुमने क्या करा, तुम इमामी का खरीदने के लिए गए, या ये तुम्हें देसी ब्रांड बता रहा हूँ भाई, मैं तो इन्हीं को जानता हूँ, इन्हीं की मैं एडवर्टीजमेंट देखता हूँ। लैक्मे का तुम देखने के लिए चले गए, है ना, इसी का ले लिया। लैक्मे नहीं मिला, तुमने इमामी का खरीद लिया। मिशन को नाराज थोड़ी करना तुमने, तुम जाके अपना गिफ्ट बना के दे आए। तो मुझे बताइए, अगर किसी ब्रांड के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर रोक लग जाएगी तो स्त्रियां सजना बंद कर देंगी क्या? दे विल फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। तो ये कह रहे हैं ना, कस्टमर लॉयल्टी वॉयल्टी कुछ नहीं होती। और चलो बोल दिया उसने तो हम उसको लिख रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मेरा एग्जाम्पल मत देते ना, कि लाली लिपस्टिक लगानी थी, दूसरे ब्रांड को पकड़ लेंगे हम। ये क्या कह रहा है, कस्टमर हैव इंटरेस्ट इन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटिन्यूस ऑफ एंटरप्राइजेस स्पेशली व्हेन देयर लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट डिपेंडेंट ऑन द एंटरप्राइजेस। फोर्ड ने हिंदुस्तान में अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है, मालूम है आप लोगों को। अभी जो फोर्ड एंडीवर पहाड़ लेके घूम रहे होते हैं बेचारे, फोर्ड की एक वो थी, वो एक और निकाली थी उन्होंने, इको स्पोर्ट वगैरह, सबका भविष्य अंधकार में है। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, टाटा के साथ कोलैबोरेशन कर रखा है, सर्विस सर्विस तो मिलती रहेगी, लेकिन गाड़ियों का भविष्य अंधकार में है। नहीं नहीं, वो दूसरी कहानी थी। चलो आगे चलते हैं। लिमिटेशंस, अरे पूरा कर लेते हैं इसको फिर, पूरा करते हैं पहले इसको। लेट मी कंप्लीट। लिमिटेशंस, जो लिमिटेशंस फाइनेंशियल की स्टेटमेंट्स की होती है वही लिमिटेशन हिस्टोरिकल एनालिसिस है भाई, पास्ट की कहानी बताता है, प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में कोई नहीं है, प्रिडिक्शन हो सकती है सिर्फ। You can learn from your past experiences, but it is totally dependent on future कि whether you learned actually or not from your past performance। अब जैसे मान लो एक बच्चा यूटी में फेल है, टर्म में फेल है, नंबर खराब है, चीजें छोड़ के जा रही है, लेकिन फिर वो क्या करता है, फिर भी वो सोचता है कि अब सर अब की बार आई एम गियर अप, मैं अच्छा करूंगा। और 4 दिन 5 दिन हवा फूफा, उसके बाद फिर वैसे, है ना। देखिए, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। जरा देखिए कि अगर कुछ लोग जैसे लाजपत नगर, ग्रेटर कैलाश में बोल दूं, ईस्ट ऑफ कैलाश बोल दूं, ये बड़े पॉश एरिया माने जाते हैं दिल्ली की तरफ के, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी कॉलोनीज वो जगह थी जहां पर अनडिवाइडेड इंडिया से रेफ्यूजीज लाके बसाए गए थे भाई। इस जगह पे कोई जाने को तैयार नहीं था, जंगल देहात हुआ करता था। आई जस्ट टेल यू, कैसे पता लगाते हैं कि कोई चीज ना किसी शहर की बाउंड्री के बाहर है। आप जानिए, सिमेट्री होती हैं, ब्यूराइल प्लेसेस होते हैं ना, कब्रगाह जिसे कहते हैं, कब्रिस्तान टाइप की चीजें होती हैं। वो शहर के बाहर होता है, शहर के अंदर होता है, बताइए। बाहर होता है। आप जाइए तो मानसिंह रोड पे जो ताज होटल है उसके सामने यूपीएससी, यूपीएससी के पास जब खान मार्केट की तरफ चलते हैं वहाँ पूरा की पूरी सिमेट्री कब्रिस्तान बना हुआ है। दिल्ली में जाइए, सिविल लाइन्स की तरफ जाते हैं, मोरी गेट बोलते हैं उसके, वहां देखिए आप पूरा कब्रिस्तान बना है। दोज वर द डेड एंड ऑफ सिटी दिल्ली। दिल्ली इसके बाहर ही नहीं थी। तो जब ये लोग आए तो इनको दिल्ली के अंदर तो बसाने की जगह ही नहीं थी, दिल्ली के बाहर बसाया। बट टॉप क्लास इंडस्ट्रीज कम्युनिटी, इन्होंने अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपने डिटर्मिनेशन से क्या क्या कमाया, अपने आप को ग्रो करा। और आज जो एरिया दिल्ली के कभी बाहर थे, जहाँ दिल्ली वाले बसना नहीं चाहते थे,
दिल्ली को बोलते हैं ना वॉल्ड सिटी, वहीं बसना नहीं चाहते थे, वहां ये लोग बसे। उन जमीनों की कीमत देख लीजिए आज क्या है। तो कितना, 125 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपीज, 50 रुपया, ऐसे में ये जमीनें थी उस समय के रेट पर। आज आप देख लीजिए 200 करोड़, 250 करोड़ से कम का नहीं बनेगा एक अच्छा खासा प्लॉट जो है। तो अब परेशानी क्या होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये जो प्रॉपर्टी आपके पास है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करी जाती है ना। तो जो आज जो आपके परदादा ने जो जमीन मान लो उस जगह पे ली होगी, या दादा ने जो जमीन ली होगी, वो ली होगी मान लो 1500 रुपए में, 1500 रुपए में। आज उसकी कीमत करीब करीब 15 करोड़, या मान लो 20 करोड़, या 150 करोड़ हो चुकी है। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में तो उतनी की दिखेगी ना। इंटरेस्टिंगली, मेरे सारे एक्सपीरियंस जो है चांदनी चौक से जुड़े हुए हैं। चांदनी चौक में सिनेमा हॉल है, चांदनी चौक में जो हरदयाल लाइब्रेरी, उसके सामने एक सिनेमा हॉल है, बंद सिनेमा हॉल, 2 मंजिला। मैंने देखा उसके जो प्रॉपर्टी के ओनरशिप के कागज थे वो थे उर्दू में लिखे हुए थे वो, और वो किसी ने ट्रांसलेट कराए थे। मेरी भी कहीं डील चल रही थी, मैं भी शायद उधर बैठा था, मैंने ये पता नहीं कौन सा ओकेजन मैंने देखा था। वो 1897 1895 के वो कागज बने हुए थे, और उसमें वो सिनेमा हॉल की कीमत सिर्फ 225 रुपये लिखी हुई थी, 225 रुपीज उस समय। भाई जमीन पता है कितनी है वो उस कॉर्नर वाले से चलो जरा आप आगे, वो कॉर्नर जहाँ ये होटल कंस्ट्रक्शन हो रहा है होटल का, और इसी भी आगे जाके चलें, इतना बड़ा लंबा चौड़ा सिनेमा हॉल, ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें दुकानें, ऊपर आगे की तरफ अंदर सिनेमा हॉल चलता था 2 मंजिल में, शानदार सिनेमा हॉल। आज की डेट में कहाँ मिलेगा भाई, आज नहीं मिलेगा। हाँ वहां मिल जाएगा, उसमें सीरिया चले जाओ वहां मिल जाएगा, सीरिया चले जाओ, वहां तुम्हें मिल जाएंगी जमीनें अच्छे रेट पे। हाँ मेरे कांटेक्ट तो नहीं है वहां पर। आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारी स्विंग किस तरफ जा रही है। चलो, प्राइस अच्छा, दूसरा क्या, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सफर फ्रॉम लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंस, जो लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, सारी की सारी लिमिटेशन है, ये भी सफर करता है। ठीक है। अच्छा, नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, अकाउंटिंग का एनालिसिस कर रहे हैं, बंदा अपनी रिपोर्ट में कुछ ऊंच नीच लिख दे मर्जी से, नहीं। पता कई लोग क्या, कई जर्नलिस्ट क्या करते हैं एप्रीहेंशन लाने के लिए, दो सीमेंट इंडस्ट्री इज मूविंग वेरी वेल बट फ्रॉम द पास वी कैन ऑब्जर्व दैट दे आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द स्टॉक। ओ ये क्या लिख रहा है भाई तू, एक लाइन और डाल दी पीछे पूंछ की तरह। सामने वाला तो यही पड़ेगा ना, यार इतना बड़ा जर्नलिस्ट लिख रहा है कि ये इंडस्ट्री शॉक से मतलब इंडस्ट्री बड़ा अच्छा कर रही है, पिछले 2 साल में बढ़िया कर रही है, पोस्ट कोरोना अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी ये पास्ट के शॉक से नहीं उबर पाई है। वो क्या कहा, नहीं उभरी है तो मतलब हो गया ना एप्रीहेंशन। ये पर्सनल बायस होते हैं, ऐसा करके चलना शुरू करते हैं। वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है, अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस अलग अलग होती है, तो रिजल्ट भी आपके अलग अलग चलते हैं। और विंडो ड्रेसिंग तो सब अच्छे से जानते हैं, है डोरेमोन। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, वो फनी नहीं नहीं, नहीं अब ज्यादा मजाक की मूड में नहीं है, मैं समझ गया। तो मैं बचपन में मैंने डेफिनेशन सिखाई थी विंडो ड्रेसिंग की। हाँ, तो क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर है, तो आपके डेटा भी क्या होगा, शानदार होगा। आप जानते हैं चाइना इतना अमीर कैसे बना अचानक से, मैन्युफैक्चरिंग करके तो अमीर नहीं बनता। इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी के फैब्रिकेटेड अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्लोट करे। और फिरंगी अमेरिकन जो है, वो तो क्या देखते हैं, डेटा देखते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखते हैं। उनको उनको चाइनीज कंपनी की जो डेटा था, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार लगा। उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, करते गए करते गए करते गए इन्वेस्ट करते गए। आप देख रहे हैं अफ्रीका में लोन बांट रहा है, मालदीव में लोन बांट रहा है, नेपाल को बांट रहा है, श्रीलंका को, मतलब पूरी दुनिया में चाइना का कर्जा डूबे पड़े हैं, अफ्रीकन कंट्री चाइना के कर्जे में। इतना ऐसा लग रहा है जैसे पैसा बह रहा है हम चाइना के पास। ठीक है, ये सब अमेरिकन इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है उसको ये कैपिटलाइज कर रहे हैं। और अपनी, अब देखो, मैंने चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फेक करेंसी हम तुम बनाएंगे तो पकड़े जाएंगे, लेकिन फेक करेंसी अगर कंट्री छापे तो क्या होगा भाई। हमारा पड़ोसी देश है, हमारी कंट्री हमारी करेंसी छापता था। इसकी बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियां आपने पढ़ी होंगी। देखिए, वहां हमारे देश की डुप्लीकेट करेंसी उन्हीं की सिक्योरिटी प्रेस में छप रही है। मतलब इंडियन करेंसी पाकिस्तान की जो नोट छापने वाली कंपनियां, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस, उनमें छप रही है, बताइए तो कैसे पकड़ोगे। ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, पहले जानते हैं, हमारे देश की करेंसी यूएस की, ये यूके की जो एजेंसीज वो छापा करती थी पहले। अब है तो प्राइवेट सेक्टर ही, उनकी लॉयलिटी क्या हुई। ठीक है।
फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह बदले, अपने इंडियन सिक्योरिटी प्रेस से उन्हीं को ऑर्डर दिया, डीआरडीओ को ऑर्डर दिया। डीआरडीओ ने फिर नई तरह की इंक डेवलप करी, और जो प्रिंटिंग प्रिंटिंग का ठेका था उनसे हटा के अपने पास रखा, जो भी है। और आपने शायद देखा भी होगा ना, स्कैम 2003, वो, हाँ, तेलगी वाला, कुछ वैसा ही था। विंडो ड्रेसिंग, हम जानते हैं इसमें क्या था। और इस तरह से ये हमारा चैप्टर क्या हुआ, फिनिश हुआ। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए। सो दिस इज ओके, ये चैप्टर खत्म हुआ। रही तुम्हारी फाउंडर वाली कहानी, तो आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रेक 2 मिनट का, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखें जरा, चैप्टर नंबर 2 हमारा निपटा। अब आता है चैप्टर नंबर 3, जो हमने आपके सामने बोला था, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ठीक है, बहुत थोड़ा सा हल्का सा मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि उस चैप्टर को जब हम वाइंड अप करेंगे तो दैट विल टेक द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में वाइंड अप कर पाएंगे, लेकिन फिर भी बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ। जैसे कि हमने बताया था आपको कि जब हम बात करते हैं किसकी, कंपैरेटिव वाले की, हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू प्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज फॉर्म में। एब्सोल्यूट फॉर्म में और परसेंटेज फॉर्म में लेके चलते हैं, जरा देखें कैसे। अगली बार देखिए, आज तो हमारा, अगली बार जो आप बुक लेके आएंगे ना, वो कौन सी वाली लेके आएंगे, रेड बुक लेके आएंगे। आप तो भी ग्रीन वाली लेके आए थे, रेड वाली किताब लेके आएंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। हाँ जी बेटा, दोनों नहीं लेके, दोनों तो मैंने आज कहा था लाने के लिए, पता नहीं लाए नहीं लाए, आगे देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहली चीज, जब भी आपके पास कॉमन सेंस कंपैरेटिव का क्वेश्चन आएगा, मैं अगली बार में उसका थ्योरी भी पढ़ाऊंगा और बाकी चीजें भी करेंगे। जैसे देखिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है 31 मार्च 2023 की और 31 मार्च 2022 की, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट होता है, मैं बोल रहा हूँ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट बना रहे हैं। कैसे फॉर्मेट बन रहा है, जरा देखिए आपके सामने। यहाँ पर्टिकुलर्स है। अच्छा जी, ये है आपका प्रीवियस ईयर, 31 मार्च 2022, प्रीवियस ईयर। ये आपका है करंट ईयर, करंट ईयर 31 मार्च 2022, सॉरी 31 मार्च 2022, करंट ईयर 31 मार्च 2023। ठीक है, ऐसे कर लिया आपने। फिर यहाँ लिखा आपने एब्सोल्यूट चेंज, और यहाँ लिखा आपने परसेंटेज चेंज, ऐसे कर लिया। मैंने इसको ए बोला, मैंने इसको बी बोला, मैंने इसको सी बोला, और मैंने इसको डी बोला। अब देखिए, मेरे पास इक्वेशन होती है ना, यहाँ जानते हैं हम नंबर 1 में क्या होता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होता है आपके पास। कर लिया। सबसे ऊपर क्या आता है आपके पास, शेयर होल्डर्स फंड। अब तो सबको याद हो गया होगा काफी हद तक, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर क्या आया, शेयर कैपिटल आया। मान लिया जाए पिछले साल की शेयर कैपिटल थी सपोज 5 लाख रुपए, इस साल की शेयर कैपिटल हो गई मान लो 7,50,000 रुपीज। तो बताइए व्हाट इज एन एब्सोल्यूट चेंज। कैसे निकालेंगे इसमें से, ये नहीं, हम निकालेंगे सी। कैसे निकालेंगे, हम सी निकालेंगे B-A करके। कितने का चेंज आया, 2,50,000 का चेंज आया, एवरीबडी इज ओके। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज। और अब परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, टू, हम इसे कैसे निकालेंगे, डी अपॉन में ए इंटू 100 करेंगे। व्हाट इज डी, सॉरी, सी, सी अपॉन में ए। सी इज 250, ए अपॉन में कितना हो गया, 5 लाख, इंटू 100 करूंगा, व्हाट यू विल गेट, कितना आ गया बताइए, 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1, कितना आ गया, 2, कितना है, 50% हो गया चेंज। तो जब आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं, तो क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल भी लेके चल सकते हैं। हम किसका लेके, एक ही साल का लेके चल रहे हैं। अच्छा, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ आपने लिया अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ ले लिया आपने एसीसी सीमेंट, वैसा भी तो हो सकता है। आपने क्या करा, बैलेंस शीट का कंपैरिजन करा, किसका, अल्ट्राटेक और एसीसी का, एक ही फाइनेंशियल ईयर लिया। ऐसे में क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल बोलेंगे इसको। है ये टाइम सीरीज, लेकिन बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल। आ रहा था कंफ्यूजन उस समय पे, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वो हमने वो पार्ट हटा दिया था वहां से। इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इसको। तो क्या, वो छोड़ दीजिए, उतना डिटेल वाला चीज नहीं आती है। हमने एक शेयर कैपिटल का कंपोनेंट उठाया, पिछले साल की इंफॉर्मेशन, अगले साल की। लेकिन जो आपको डेटा गिवन होता है वो ऐसे दे रखा होता है, करंट ईयर पहले होता है, प्रीवियस ईयर बाद में होता है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या करना है, एरो ऐसा लगाना, वरना आपकी सारी फिगर नेगेटिव चली जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूं, रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा हुआ है यहाँ पर। सपोज ये लिखा है 4 लाख का, और ये लिखा हुआ है कितने का, मान लो 3 लाख का।
अब बताओ क्या हुआ, ये तो डिक्रीज हो रहा है। हाँ हो रहा है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, 1 लाख लिखूंगा, लेकिन क्या लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा। आई राइट इन ब्रैकेट। अब जरा देखिए ऊपर वाली इंफॉर्मेशन क्या थी आपके पास, 50% थी ना, नीचे वाली कितनी है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 कितना परसेंट है, 25% है, बट आई विल पुट दैट इन ब्रैकेट। तो अगर नेगेटिव आ जाए तो कोई परेशानी नहीं है, आप उसको ब्रैकेट में रखिए, माइनस करके नहीं लिखना आपको, ब्रैकेट में लिखिएगा, इट विल सर्व द पर्पस। ठीक है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होती है, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास इन डेप्थ। और अपनी किताब लेके आएंगे। और सुनो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, थर्ड बुक की मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा। आई टेक रिवीजन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। थर्ड बुक की रिवीजन नहीं होगी। तो जो है जीना है मरना है यहीं पर होना है सब कुछ। इस पे लेक्सिटी मत करना वरना डूब जाओगे अच्छे से। ओके, दैट्स फाइन। कोई बात नहीं, आ जाना, पेपर शुरू हो रहे हैं तो क्या हुआ, नहीं फर्क पड़ेगा, मैं बताऊंगा कैसे करना है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।